बरगे खिज़ां किस्त नंबर 20। डॉक्टर फौजिया सुधूरा को घर पर गैर मौजूद पाकर बुरी तरह परेशान थी। इसने वह मोहल्ले की औरतों से भी सुधूरा के मुतल्लिक पूछने की कोशिश की, मगर सब ने लाइल्मी का इजहार किया था। अलबत्ता एक उम्र रसीदा औरत ने अपना ख्याल जाहिर करते से बताया, सुधूरा आजकल अपने शोहर परवेज़ के साथ किसी लेडी डॉक्टर के पास मुआयने के लिए जाती रहती थी। हो सकता है वो इस वक्त भी वहीं गई हो। डॉक्टर फौजिया ने इसे लेडी डॉक्टर के क्लिनिक या मेटरनिटी होम के बारे में भी पूछा, मगर उसने लाइल्मी का इजहार किया। फिर डॉक्टर फौजिया खासी देर तक वहाँ इंतज़ार करने के बाद मौसी के साथ अपनी कार में आ बैठी। इसका इरादा पुलिस को इत्तला करने का था। चुनांचे से कार में बैठते ही अपने पर्स से मोबाइल निकाला और इंस्पेक्टर मुश्ताक अहमद के नंबर पंच करने लगी। थोड़ी देर बाद राब्ता होते ही डॉक्टर फौजिया ने शुस्ता लहजे में कहा, अंकल आदाब, मैं डॉक्टर फौजिया बात कर रही हूँ। दूसरी तरफ से जवाबन इंस्पेक्टर मुश्ताक अहमद ने शफीक लहजे में कहा, हाँ बेटी फौजिया, खैरियत तो है, कैसे फ़ोन किया? इनके इस्तफसार पर डॉक्टर फौजिया ने सुधूरा की पुरस्कार और गुमशुदगी के मुतल्लिक इन्हें आगाह किया, तो वो चंद सानियों पर सोच खामोशी के बाद बोले, ठीक है, अगर तुम्हें किसी किस्म के अगवा का शक हो रहा है तो मैं भी कार्रवाई का आगाज़ करता हूँ और साथ ही मुतल्लिका थाने में भी राब्ता करता हूँ। जी बहुत बेहतर, डॉक्टर फौजिया ने कहा और फिर मोबाइल ऑफ करके दोबारा इसे पर्स में डाल लिया और अपनी कार स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। और वो सुधूरा के शोहर परवेज़ के होटल की तरफ गामजन थी। सारे रास्ते इसके दिमाग में सुधूरा से मुतल्लिक परेशान कुन और वसवसा अंगेज ख्यालात गर्दिश करते रहे। वो सोच रही थी, आखिर सुधूरा यूँ अचानक कहाँ गायब हो गई। इसकी हालत तो ऐसी नहीं थी कि वो कहीं आ जा सकती। फिर अचानक इसे उस वडेरे जहादात का ख्याल आया, कहीं इसने तो सुधूरा को नहीं उठवा लिया। ये मुतवहिद सा ख्याल आते ही वो कांप सी गई, मगर भी फ़ौरन ही इसे ख्याल आया कि इंस्पेक्टर मुश्ताक अहमद ने जहादात के बावडेरे मीर मनसब से इसकी डिफेंस वाली शाहाना कोठी में मुलाकात करने के बाद इससे तनबीह की थी वो अपने ओबाश बेटे को काबू में रखे। कि तब की बात थी जब डॉक्टर फौजिया को जहादात ने यरगमाल बनाने की मुजरिमाना हरकत की थी और वडेरे मीर मनसब खान की तरफ से माफ़ी तलाफ़ी के बाद ये मामला सर पड़ गया था। यही सबब था कि डॉक्टर फौजिया को अपना ये ख्याल भी रद्द करना पड़ा कि जहादात दोबारा सुधूरा के साथ ऐसी कोई ओछी हरकत करने की कोशिश कर सकता था। इन्हीं परेशान कुन ख्यालात में जब डॉक्टर फौजिया परवेज़ के होटल पहुंची, जो नर्सरी में वाक़ था, तो इसे बंद पाया। इसे बड़ी हैरत हुई। फिर इसके बाद वो परवेज़ के गहरे दोस्त पहलवान दूध वाले की दुकान पर आई, तो उससे मालूम हुआ कि परवेज़ को पुलिस पकड़ने होटल आई थी और इसने ही उसका होटल सील किया है। डॉक्टर फौजिया को परवेज़ के होटल पर पुलिस छापे की बड़ी हैरत हुई। वो सोचने लगी, आखिर उसने ऐसा कौन सा जुर्म किया था। डॉक्टर फौजिया अब दोहरी परेशानी का शिकार होने लगी। बहरतौर वो कार में आ बैठी और अपने रहाइशगाह पर आ गई। अंदर पहुंची तो इसे मालूम हुआ कि डॉक्टर जवाद अहमद की अम्मी और चंद दीगर मेहमान आए हुए हैं। डॉक्टर फौजिया डॉक्टर जवाद अहमद की वालिदा के आने का मतलब बखूबी जानती थी, मगर इसके दिलो दिमाग में सुधूरा की परेशानी का गलबा था। वो खुद को बहुत थका थका सा महसूस कर रही थी। सारंग चंद सानिये तारीकी में दम बखुद खड़ा इन दोनों माँ बेटे के रोने और सिसकने की आवाज़ें सुनता रहा। फिर वो साइकिल दीवार से चिपका बेआवाज़ कदमों से चलता हुआ सामने के रुख पर आ गया। ये कोठरी नुमा कमरा था जो घर के वसी सहन के दाहिनी जानिब एक कोने में बना हुआ था। सहन वीरान था, मध्यम रोशनी फैली हुई थी। दरवाजे के करीब पहुंचकर सारंग ने देखा कि दरवाजे पर महज कुंडी लगी हुई थी। खुशी से इसका दिल बल्लियों उछलने लगा। यह कमरा चूंकि वसी और इस घर के अंदर था, इसलिए शायद इसे मुकफ़ल करने की ज़रूरत नहीं महसूस की गई थी। इसने आहिस्तगी से कुंडी खोली और दरवाजे का सिर्फ एक पट खोलकर अंदर दाखिल हो गया। अंदर बल्ब की अरकान ज़दा रोशनी में सारा की नज़र जो ही सामने एक कोने के सीने ज़दा फर्श पर पड़ी तो इसका दिल दुख और खुशी के मिले जुले तासुरात से भर गया। उसकी अलम नसीब भाभी अल्लाह बसई अपने छोटे बच्चे को गोद में लिए बैठी रो रही थी। सारंग पर निगाह पड़ते ही वो सरासीमा सी नजर आने लगी। वो सारंग को इसकी बड़ी हुई दाढ़ी की वजह से पहचान नहीं पाई थी, मगर दूसरे लम्हे सारंग ने आगे बढ़कर इंतहाई महजूर नज़रों से इसकी तरफ देखा और सर पर मुलायमत आमेजी से हाथ फेरते हुए रकीक लहजे में बोला, भाभी ये मैं हूँ सारंग। इसके ये कहने की देर थी कि भाभी अल्लाह वसई की आंखों में हैरत आमेज खुशी के तासुरात उभरे और इसका सुता हुआ चेहरा यकदम खिल गया। वो बेयकीनी से इसकी तरफ फटी फटी आंखों से देखती हुई लर्जा आवाज़ में बोली, सारंग ये तुम हो? हाँ भाभी ये मैं हूँ सारंग, तेरा भाई। चल जल्दी कर, मैंने तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, आजा मेरे साथ। सारंग ने इसे सहारा देकर उठाया और इसकी गोद में हुमकते बच्चे को भी प्यार किया। भाभी अल्लाह बसाई की हालत पर इसका दिल कटकर रह गया था। वो पहले से भी ज़्यादा कमज़ोर और नहीफ नज़र आ रही थी। इस बेचारी के सर के बाल भी झड़ चुके थे, जिसका मतलब था
इसे वो पुरस्कार बीमारी अभी तक चिमटी हुई थी जो इसे थर में कहत साली के दौरान लगी थी, और इस बीमारी की वजह से इस बेचारी को अपने मासूम नौमौलूद बच्चे समेत काफिले से अलग कर दिया गया था, जिसका खमियाजा दोनों मासूम माँ बेटे अभी तक भुगत रहे थे। सारंग बड़ी होशियारी के साथ इन दोनों माँ बेटे को बाहर निकाल लाया, फिर इन्हें सारनी पर बिठाकर आगे तारीकी में बढ़ गया। जोश बाबा की झोपड़ी के करीब पहुंचने तक इसने भाभी अल्लाह बसाई को तवील और पुरमसाइब सफ़र के बारे में मुख्तसरन आगाह करते हुए बताया कि इसने किस तरह उस मरदूद गात्रियों को भयानक इंजाम से दो चार किया। नीज़ फरीदू के मुतल्लिक भी सारंग से बताया कि बिल्कुल खैरियत से है। फिर जोश बाबा की झोंपड़ी के करीब पहुंचकर सारंग सारनी को खजूरों के झुंड के करीब लाया, जिसे फरीदू और बेहोश रुकमनी मौजूद थे। रुकमनी को होश आ चुका था और वो बहुत सरासीमा और परेशान नजर आ रही थी। ताहम फरीदू ने इसे सारंग की हदायत के मुताबिक होश आने पर आगाह कर दिया था कि किस तरह जोश बाबा इसे मरदूद गात्रिया के हवाले कर चुका था, मगर सारंग ने उसे जहन्नुम वासिल कर डाला। यह सब लोग आपस में मिलकर बहुत खुश थे। अब सारंग के सर पर रुकमनी की जिम्मेदारी भी थी, इसे बाखैरियत इसके घर तक पहुंचाना था। लिहाजा जब इसने ये काम भी निपटाने के घर से रुकमनी को घर चलने को कहा तो वो बेचारी रो दी और गुलूगिर लहजे में बोली, अब मैं अपने घर कैसे जा सकती हूँ? मेरे माता पिता मुझे फिर से इसी शैतान के हवाले कर देंगे। सारंग इसे प्यार से समझाते हुए बोला, नहीं, अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि तुमने विक्रमाजीत से शादी करने का जो ड्रामा रचाया था वो उल्टा तुम्हारे ही गले आन पड़ा था। अब जाहिर है तुम ऐसा नहीं करोगी, तुम्हारे माता पिता भी तुम्हें अब दोबारा उसके हवाले नहीं करेंगे। फिर बड़बड़ाने के अंदाज में बोला, वैसे मुझे गात्रे की तरह इस शैतान जोश बाबा को भी नीस्तु नाबूद कर देना चाहिए। नहीं भैया, ऐसा गज़ब भी ना करना। अचानक रुकमनी ने इसे बाज रखते मुतवहिश लहजे में कहा, जोश बाबा के गंदे खून से अपने हाथ क्यों ख़राब करते हो? अगर तुमने इसको मार डाला तो तुम सब एक और बड़ी मुसीबत के शिकार हो जाओगे और तुम्हारा वापसी का सफ़र भी खटाई में पड़ जाएगा, क्योंकि इस गोट के लोग इस शैतान की यूँ समझो पूजा करते हैं। वो मुश्तिल होकर तुम लोगों के पीछे पड़ जाएंगे और रेत में कदमों के निशानात के ज़रिए तुम लोगों को तलाश करना कुछ मुश्किल ना होगा। रुकमनी की सराहत पर सारंग खामोश हो गया, फिर बोला, फिर चलो मैं तुम्हें पहले तुम्हारे घर छोड़ाऊँ। नहीं भैया, ये जगह मेरे लिए अजनबी नहीं, मैं खुद अपने घर चली जाऊँगी। तुम लोग यहाँ से निकलने में देर मत लगाओ, आगे पता नहीं कितना फासला तय करना पड़ेगा। रुकमनी ने खुलूस से कहा। इसकी बात दुरुस्त थी। सारंग के पास वाकई बहुत कम वक्त था। सरहद पार करके अपने देश निकलना भी एक अलग और कम ख़तरनाक काम ना था। रही बात रुकमनी की, तो वो थी यहाँ की रहने वाली, अपने घर पहुँचना इसके लिए चंदा मुश्किल ना था। फिर सारंग भाभी अल्लाह वसई और फरीदू रुकमनी से रुखसत होकर सारनी पर सवार तारीकी में लखोदक सहरा की वसतों की तरफ बढ़ गए। सारंग अपने एक मकसद में कामयाब हो चुका था, लेकिन अब इसे सरहद पार करना थी और ये मरहला नामुमकिन नहीं तो मुश्किल ज़रूर था, क्योंकि सारंग अच्छी तरह मालूम था कि वो जब थर से सरहद पार करके राजस्थान के सरहद में दाखिल हुआ था तो एक मुठभेड़ इंडियन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस से हो गई थी और वो उनके हत्या चढ़ गया था। फिर सफाक इंडियन ऑफिसर इसे ज़बरदस्ती पाकिस्तानी जासूस बनाने पर तुल गया था और यह जुर्म इसके सर थोपने के लिए इस पर तशद्दुद की भी इंतहा कर दी थी। बाद में वो इनकी गिरफ्त से निकल भागा था। सारंग को यकीन था कि अब वो भेड़ियों की तरह इसके खून की बू सूंघते फिर रहे होंगे, मगर सारंग को खुद से ज़्यादा भाभी अल्लाह वसाई, इसके नन्हे बच्चे और फरीदू की फ़िक्र थी। इसने अपनी से पूरी कोशिश की कि वो इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस की नज़रों में आए बगैर सरहद पार कर जाए। इसने एक मोहतात अंदाजे के तहत मुतबादिल रास्ता अपनाया था और अब खुदा से यही दुआ मांगता हुआ महव सफ़र था कि वो खैरियत से सरहद पार करके अपनी धरती पर पहुंच जाए। ज़्यादा राकिन के पास कुछ भी ना था, मगर वो इस जिस सहराई मकाम से गुजर रहे थे वहाँ कहीं कहीं खजूरों के दरख्त नज़र आ रहे थे और एक दो बरसाती टोबे भी इन्हें दिखाई दिए। इस तरह उन्होंने खजूरों और पानी से पेट भरा और ज़्यादा राह के नाम पर थोड़ा बहुत खजूरों और पानी का ज़ख़ीरा भी कर लिया। सारंग को भाभी अल्लाह वसाई दौरान सफ़र अपने फरीदू की करमनाक रुदात से भी आगाह किया था। जब वो मरदूद गात्रिया धोखे से इसे फरीदू को यरगमाल बनाकर राजस्थान ले आया और हिंदू सेठ के हाथ इन्हें फ़रोख्त कर दिया। भाभी अल्लाह वसाई ने सारंग को अपनी कथा सुनाते हुए भी बताया कि जब राम दयाल ने इसे अपनी कुनीज़ बनाया तो फिर इसके सर की जिल्द की पुरस्कार बीमारी का भी इसने ही एक हकीम से इलाज करवाया था और इससे काफ़ी अफाका हुआ था। अब दूर मशरिकी सिमत सराय टिलों से उफक से पैदा सहार नमूदार होने लगा था, मगर सारंग ने सफ़र तर्क न किया और मुसलसल अल्लाह के आसरे पर चलता रहा। इसे पूरी उम्मीद थी कि अल्लाह ने अगर अब तक इसे इतने मुश्किल और दुश्वार गुजार हालात से सुरखरू फरमाया था तो वो आगे भी इस नेक मकसद में ज़रूर कामयाब करेगा। अचानक सारंग को अपनी दाहिनी जानिब ज़रा दूर रेत के बगोले उड़ते दिखाई दिए
वो बुरी तरह ठिठक गया। वो ये समझा कि कहीं ये किसी सहराई तूफान का आगाज़ तो नहीं, मगर फिर जल्दी से ये एहसास हुआ कि ये तूफान नहीं बल्कि कोई मुख्तसर सा काफिला है जो बैलगाड़ियों पर मुश्तमिल था। सारंग ने किसी ख्याल के तहत सारणी को रोक दिया। फिर वो सब रेत पर उतरकर खड़े हो गए। वो काफिला 5-6 बैलगाड़ियों पर मुश्तमिल था। सारंग इनके रास्ते से जरा हटकर खड़ा काफिले के करीब आने का मुंतजिर था। ये उसका दिल अनजाने अंदेशों से धड़क रहा था, मगर इस काफिले वालों से रास्ता पूछना भी ज़रूरी था, वरना वो इस अजनबी सरजमीन में रास्ता भटक सकता था। काफिला इनके करीब आकर रुक गया। उनमें मर्द, औरत, बूढ़े और बच्चे सभी शामिल थे। ये सब खाना बदोश थे, जसीम और खाकस्तरी रंगत वाले। सबसे अगली बैलगाड़ी में सवार एक उम्र रसीदा शख्स ने सारंग से पूछा, ये बालके, इधर क्या करते हो? सारंग ने अपना मकसद बयान किया तो उम्र रसीदा शख्स ने इसे मतलूबा रास्ता समझाया और फिर अपने बैलों की पुश्त पर चाबुक मारकर इन्हें आगे बढ़ा दिया। सारंग का मकसद पूरा हो चुका था। उन्हें अपने पास मौजूद थोड़ी खजूरें खाई और पानी से हलक तर किया और आगे बढ़ गए। अभी थोड़ी दूर चले होंगे कि अचानक सारंग को बांजा ने फिर रेत सी उड़ती नजर आई, मगर सारंग अब रुकना नहीं चाहता था। वो सारणी को दरमियानी रफ्तार से दौड़ाया जा रहा था। रिदु इसके आगे सारणी की मोटी गर्दन पर बैठा था, जबकि सारंग के पीछे भाभी अल्लाह वसाई। ये तो सारंग कभी सारणी से उतरकर भी तेज से चलने लगता था, मगर बदिक्कत ज़रूरत खुद भी सारणी पर सवार होकर इसे दौड़ाने लगता। सारंग को अपनी धरती का रास्ता मालूम हो चुका था, लिहाजा अब एक लम्हे की ताख़ीर नहीं करना चाहता था। इसने सरहद पार करने का एक मुख्तार तरीक़ा सोच लिया था। वो रात की तारीकी में अपने इरादे को अमली जामा पहनाना चाहता था। वक्त गुजरता रहा, सिरा में तपिश बढ़ने लगी, मगर सारंग का सफ़र मुसलसल जारी रहा। फिर इसे एक नखील के आसार नजर आए। इसने इसकी छाँव में गर्म दिन काटने का फैसला किया। इसके अंदाजे के मुताबिक अब वो सरहद से चंद मीलों के फासले पर था। चाचा सुखियों की मौत के बाद से अब मलूका को ज़्यादा शिद्दत के साथ अपने दूसरे भाई सारंग की याद आने लगी थी, क्योंकि वो तीनों औरतें यानी मलूका, चाची और मीरा खुद को तनहा महसूस करने लगी थी। इधर ये तीनों अलम नसीब औरतें अपनी किस्मत को रो रही थी और उधर बदखसरत आचर खान अपने होटल में बैठा एक नई साजिश के ताने बाने बुन रहा था। इसे मालूम था कि मलूका की निस्बत मामा अली रखियों के भांजे सांवल से तय कर दी गई है। यही सबब था कि चाचा सुखियों को खालकू के हाथों कत्ल करवाने के बावजूद इसका मसला वहीं अटका हुआ था, बल्कि अब खालकू की जमानत न होने की वजह से ये मामला मज़ीद उलझ हो गया था। आचर खान अब कफ़े अफसोस मलते हुए सोच रहा था कि इसने खालकू के हाथों चाचा सुखियों को कत्ल करवाने की गलती की। वो इसे कत्ल करवाने की बजाय मामा अल्लाह रखे के भांजे को कत्ल करवा देता तो सारी कहानी ही ख़त्म हो जाती, क्योंकि इसकी राह का असल कांटा तो सांवल था। चुनांचे इसने सांवल को रास्ते से हटाने का फैसला किया, मगर इसके साथ साथ इसे जेल की सलाखों के पीछे मुक़य्यद खालकू की तरफ से भी तशवीश लाहिक होने लगी थी कि जब खालकू को ये पता चलेगा कि उसे जेल से छुड़ाने में नाकाम रहा है तो कोई बैद नहीं वो पुलिस को असल हकीकत ही बता दे कि इसे चाचा सुखियों को कत्ल करने पर उसी ने ही उकसाया था और आला कत्ल भी आचर खान ने से दिया था। ये सोचकर आचर खान को अब अपनी फ़िक्र लाहिक होने लगी थी कि अगर खालकू ने पुलिस के आगे सच बोल दिया तो पुलिस इसे धरने में देर नहीं लगाएगी। अब आचर खान सोचने लगा था कि इसे थाने जाकर खालकू से मुलाकात ज़रूर करनी चाहिए। वो उसे तसल्ली तशफ़ी देना चाहता था। अब तो वैसे भी खालकू की मदद करना आचर खान पर लाजिम हो चुका था। इसने इसी वक्त सबसे पहले थाने जाकर खालकू से मुलाकात करने का इरादा किया और सीधा थाने जा पहुंचा। उस वक्त इंस्पेक्टर छटल शाह वहाँ मौजूद ना था। आचर खान ने एक पुलिस वाले की मुट्ठी गर्म की तो इसका काम आसान हो गया। खालकू अपने गुरु घंटाल आचर खान को देखकर बोला, आचर साईं, मेरी ज़मानत का क्या बना? मुझे पुलिस वाले बहुत मारते हैं, मुझे फ़ौरन यहाँ से निकालने का बंदोबस्त करो। आचर साईं, वो बहुत परेशान था। इसके चेहरे पर मौत की जर्दी छाई हुई थी और बहुत पतली हालत हो रही थी इसकी। आचर खान इसे तसल्ली देते हुए सरगोशी में बोला, अरे चरिया, तू क्या समझता है कि मैं तेरे हाथ पर हाथ धरे बैठा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ? फिर वो दायमा करने के उसे देखते उसे बोला, अच्छा ये तो बता, तूने पुलिस वालों को कुछ बताया तो नहीं ना? नहीं, मैंने अभी तक इकरार जुर्म नहीं किया, इतना कच्ची थोड़ा ही हूँ मैं। खालकू सीना फुलाकर बोला। आचर खान को इसे देखकर ज़रा हौसला हुआ था। वो मज़ीद बोला, पर आचर साईं, पुलिस मारती बहुत है, कल भी मुझे उन्होंने मारा था। अच्छा, ये तो और अच्छी बात है, इससे तेरा केस और मजबूत होगा, क्योंकि पुलिस अदालत से रिमांड लिए बगैर तशद्दुद नहीं कर सकती। आचर खान ने वकीलों की तरह से नुक्ता समझाया। आचर साईं, मेरी ज़मानत का क्या हुआ? खालकू ने पूछा तो उसी वक्त पुलिस वाले ने आकर आचर खान से कहा, बस से मुलाकात ख़त्म, थानेदार साहिब आने वाले हैं। इसकी बात सुनकर आचर ने खालकू को तसल्ली तशफ़ी दी और वहाँ से लौट आया। आचर खान एक साजिशी और बड़ा मंसूबा साज शख्स था।
इतना तो इसे भी एहसास होने लगा था कि खालकू को अब बचा नहीं सकता, क्योंकि खालकू के खिलाफ इसकी बहन मलूका की गवाही और आला कत्ल बहुत मजबूत मुहर्रिक थे जो इसे उम्र कैद या फांसी के तख्ते तक पहुंचा सकते थे। चुनांचे इसने अब एक तीर से दो शिकार करने का फैसला किया। वो अब अपने मंसूबे पर फौरी अमल करना चाहता था, वरना खालकू को अगर शहर की बड़ी जेल में मुंतकिल कर दिया जाता तो इसका मंसूबा फेल हो सकता था। इसने अच्छी तरह अपने इस खुफिया मंसूबे पर गौर किया तो इसे हर तरह से अपना मंसूबा बेदाग और तीर बहादुर महसूस हुआ। इसका दिल अपनी जहानत पर आपो आप बल्लियाँ उछलने लगा, क्योंकि इस खुफिया मंसूबे की कामयाबी के बाद सांप भी मर जाता और लाठी भी नहीं टूटती। आजल खान अब खुद को बहुत हल्का फुल्का महसूस करने लगा था। उधर मामा अल्लाह रखी रोज़ाना मलूका मीरा और चचा की खबरगिरी के लिए यहाँ आता रहता था। एक रोज़ इसने चाचा सुखी से बेवा से कहा, अद्दी मानवारी, अल्लाह सही भात सुखी को जन्नत नसीब करे। इंसानी हमदर्दी के नाते मुझे अब तुम्हारे और सबसे ज़्यादा धी मलूका की फ़िक्र रहने लगी है। ये मौका तो नहीं बात कहने का, मगर जब हालात ही ऐसे हों तुम्हें चाहिए कि जल्द से जल्द अपने फ़र्ज से सुबकदोश हो जाए तो बेहतर है। अद्दा सुखियो, मैं तेरी बात समझ रही हूँ, अब तू जैसे बोल, चाची ने रंजीदा से लहजे में कहा। अद्दी हमें अब सावल और मलूका की शादी कर देना चाहिए, बिल्कुल सादगी और खामोशी के साथ। चाची ने धीरे से इस बात में सर हिलाया तो मामा ने रखे चंद साने को सोचता रहा। इसके मुतज़ब्ज़िब चेहरे से साफ आया था कि वो कोई ऐसी बात भी कहना चाहता है जिसके लिए इसे अल्फाज नहीं मिल रहे थे। तब फिर बेबा चाची ने ही इसकी तरफ दर्जीदा नज़रों से देखते हुए पूछा, क्या बात है अद्दा, तू कुछ और भी कहना चाहता है? हाँ हवद्दी अमान वारी। इसके सबसार पर मामा रखे जरा हौसला पकड़ते हुए फ़ौरन कहा और मज़ीद बोला, देखो अद्दी, मेरी बात अगर तेरे को बुरी लगी तो नाराज़ मत होना, क्योंकि रब से ही जानता है ऐसे मैं तुम्हारी भलाई के लिए करना चाहता हूँ। अद्दी माँवारी, ज़माना बहुत ख़राब है। मलूका की शादी के बाद तू और धी रानी तनहा रह जाओगी। मीरा को भी अपनी धी समझता हूँ। दरअसल मैं चाहता हूँ कि मलूका और सामिल की शादी के बाद मेरे पास रहने के बजाय वो दोनों उधर तुम्हारे पास ही रहें। इस तरह तुम्हें भी सहारा हो जाएगा, या फिर तू और मेरा धी मेरे साथ आकर रहो, हम सब मिलकर खुश रहेंगे। मामा लड़कियों ने इतना कहकर सुखियों की बेवा के सर पर हाथ रख दिया। बेख्तर चाची की आंखें भीग गई। मामा लड़कियों के खलूस भरे लहजे ने इसे रकीक सा कर दिया था। रोती क्यों होती? अगर तुझे तेरे अद्दा की बात अच्छी नहीं लगी तो? नहीं अद्दा, ये बात नहीं। चाची ने फ़ौरन की बात काट कर रकीकुल कल्बी से कहा, तूने ये कहकर हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। भला तेरी बात मुझे क्यों बुरी लगेगी, पर मैं ज़माने से डरती हूँ कि ये नहीं हो सकता कि तेरे घर रहने के बजाय सावल और मलूका शादी के बाद इधर ही आकर रहें हमारे साथ। ले भला इसमें एहसान की क्या बात है? ठीक है तो फिर बेहतर यही है तो अब शादी की तारीख खुद ही बता दे। मजबूरी है, अभी तो बेचारे सुखियों की कब्र की मिट्टी भी सूखी नहीं, पर क्या करे, औरतें वाली मजबूरी ऐसी होती है, न पाए मानदन न जाए रफ्तार। ठीक है भा, तो जो तारीख महीना बताएगा वही ठीक रहेगा, बिलाखिर दिल से महसूस कर बोली। और मामा अल्लाह रखे ने इसी माह का आखिरी हफ्ता दे दिया। चाची ने खामोशी से सर झुका दिया। सुधूरा को बेहोश की हालत में देखकर परवेज़ एक लम्हे को कुछ परेशान सा हो गया। इसके दोनों साथी मरदूद दिलदार को पकड़ने के इसके ताक़ुब में दौड़ चुके थे। परवेज़ खुद बेहोश सुधूरा को इंस्पेक्टर यावर हयात के नौ तामीरशुदा बंगले के सामने संभाले खड़ा था। फिर वो मुश्किल सुधूरा को बेहोश वजूद को संभालते अपनी कार तक लाया। कार का पिछला दरवाज़ा खोला और इसे अंदर सीट पर लिटा दिया। सुधूरा अब नीम बेहोशी के आलम में कराने लगी। इसके चेहरे पर मुर्दनी छाई हुई थी। परवेज़ ने कार स्टार्ट की और आगे बढ़ा दी। ज़रा ही दूर इसके दोनों हाँफते हुए साथी आ गए। वो भाग गया उस्ताद, एक ने फूली हुई सांस के साथ बताया। मेरी बीवी की तबीयत ठीक नहीं, मैं इसे करीबी अस्पताल ले जा रहा हूँ, तुम चौकन्ना रहो और अभी अपने अड्डों से दूर रहो। परवेज़ ने हदायत दी। फिर इनकी कुछ सुने बगैर कार आगे बढ़ा दी और मेन शाहरा पर आ गया। परवेज़ के चेहरे पर तशवीश जैसे सब्त होकर रह गई थी। अगली सीट पर लेटी नींद बेहोशी की हालत में सुधूरा कराने की आवाज़ें अब बतदरीज बढ़ने लगी थी। परवेज़ इसकी हालत से बखूबी वाकिफ़ था। परवेज़ को दिलदार पर बुरी तरह तैशा रहा था। उस रजील से मौका से फ़ायदा उठाते हुए मासूम सुधूरा को फांसने की कोशिश की थी। इस कमीने को सुधूरा की हालत पर भी रहम न आया था। परवेज़ के दिलो दिमाग में अब दिलदार से इंतकाम लेने की आग सुलग रही थी। बहरतौर वो मतलूबा मिलिट्री होम पहुंचा और सुधूरा को वहां दाखिल करने के बाद इसने सोचा कि सुधूरा के पास किसी औरत का रहना ज़रूरी है। इस सूरत हाल ने इसे मज़ीद परेशान कर दिया। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस औरत का बंदोबस्त करे जो सुधूरा के पास रहे और उसकी तीमारदारी करे। इसे खुद अपने घर ले जाने की भी परेशानी लाहिक थी। पुलिस इसके पीछे लगी हुई थी और वो खुद इससे छुपता फिर रहा था। फिर अचानक इसे सुधूरा की हमदम दरीना डॉक्टर फौजिया का ख्याल आया,
लिहाजा सेमेंट्री होम की एक नर्स और आया की मुट्ठी गर्म करते हुए सुदूरा का पूरी तरह ख्याल रखने की ताकीद की और फिर वो खुद दोबारा कार में आकर बैठा और सीधा डॉक्टर फौजिया की रहायशगाह पर आ पहुंचा। मगर डॉक्टर फौजिया घर पर मौजूद ना थी। अलबत्ता मासी ने परवेज़ को पहचान लिया था। परवेज़ ने जल्दी से अपने उस सुदूरा के बारे में बताया और साथ ही उस मिलिट्री होम का पता भी इसे समझा दिया कि अगर डॉक्टर फौजिया आए तो इंसानी हमदर्दी की खातिर वहाँ जाकर सुदूरा की खैर खबर कर लें। वहाँ से परवेज़ सीधा नर्सरी अपने दोस्त पहलवान दूध वाले से मिला और उसे सारी सूरत हाल से आगाह किया। इसे ये भी बताया कि डॉक्टर फौजिया आई थी और इसको सुदूरा का पता पूछते ही थी। यार मैं इस वक्त बहुत परेशान हूँ और पुलिस के डर से छुपता फिर रहा हूँ। तू ज़रा भाभी को किसी तरह सुदूरा के पास भेज दे। मैं तेरा ये एहसान सारी ज़िंदगी नहीं फरामोश करूँगा। अरे यार कैसी बातें करता है, हम तो यारों के यार हैं। तू बेफिक्र हो जा, मैं भी खुद तेरी भाभी को लेकर सुदूरा के पास पहुँचता हूँ। परवेज़ ने इसे जल्दी मिलिट्री होम का पता समझाया और अपनी कार में आ बैठा। इसकी आंखों से इंतकाम के शोले फूट रहे थे। वो जानता था कि दिलदार इसे कहाँ मिलेगा। इसका रुख अब बंगाली पाड़े की तरफ था। लगभग घंटे बाद वो एक पसमानदा सी कच्ची बस्ती पहुंचा। वो सीधे एक जुए खाने में पहुंचा जो बज़ाहिर एक छप्परनुमा गंदे से होटल पर मुश्तमिल था। वहां दखल पर मौजूद दो आदमियों ने परवेज़ को पहचान लिया। उसके चढ़ते हुए तीरों को भांपते हुए जारहाना अंदाज में परवेज़ की तरफ बढ़े। साथ ही उन्होंने अपने शलवार के नेफों से गरारीदार चाकू निकाल लिए थे। वहां मौजूद दीगर उबाश लोग सूरत हाल की नज़ाकत को भांप कर कन्नी कतराने लगे। इधर परवेज़ इन दोनों को चाकू हाथ में तोलते हुए जाने बढ़ता देखकर एकदम ठिठक रुक गया और फिर कहरबान नजरों से दोनों को घूरते बोला, कहाँ है वो कमीना दिलदार? उस्ताद का नाम तमीज़ से लो वरना। दिलदार के गुर्गे ने जहरखन लहजे में कहा तो परवेज़ ने इसके चाकू वाले हाथ पर जोरदार लात रसीद कर दी। चाकू इसके हाथ से गिर गया। दूसरा चाकू तोलता हुआ घुर्रा कर परवेज़ पर झपटा। परवेज़ ने ज़रा संभल कर इसके चेहरे पर लात रसीद कर दी। वो बिल बिलाकर पीछे हट गया। परवेज़ इस किस्म के नताए से आरी और बेपरवाह था, मगर इन दोनों बदमाशों ने उठने में देर नहीं लगाई और बेहक वह खूंखार कुत्तों के इस पर झपटे। इस बार परवेज़ ने अपने दाएं हाथ का घूंसा एक की नाक पर रसीद कर दिया जहां से खून का परनाला फूट पड़ा। मगर फिर जब परवेज़ ने दूसरे के सीने पर अपनी रसीद करना चाही तो वो भी इस मरतबा मुहतात होकर कमाल फुर्ती से परवेज़ की अपने सीने की रुकती हुई लात को दोनों हाथों से जकड़ कर इसे बल देने की कोशिश करने लगा। मगर परवेज़ भी इन्हीं की कबील का आदमी था। चुनांचे फ़ौरन ज़मीन पर टिकी एक टांग के सहारे जोर से उछला और दूसरी टांग की भरपूर ज़रब मद्दे मुकाबिल के चेहरे पर रसीद कर दी। उसके हलक से खरखराती आवाज़ निकली और वो अक़ब में लड़खड़ाता हुआ गिरता चला गया। परवेज़ की टांग आज़ाद होते ही वो पहले वाले मद्दे मुकाबिल की तरफ मुतवज्जो हुआ जिसने अपनी खूनालूद नाक की परवाह किए बगैर दोबारा परवेज़ पर हमला करने की जुर्रत की और करीब रखी एक कुर्सी उठाकर परवेज़ पर दे मारी। परवेज़ फ़ौरन नीचे झुक गया। कुर्सी में बिछी एक बदवज़ा चूबी मेज़ पर टूट कर गिरी। बाकी लोग इधर से जमसादे खड़े जंग देखने में महव थे। इन सबके चेहरों पर अजीब तरह का इश्तियाक झलक रहा था। इस असना में वो दोनों मद्दे मुकाबिल संभल कर खड़े हो चुके थे और परवेज़ को बड़ी कीनतूज नज़रों से घूर रहे थे। परवेज़ ने जिस मद्दे मुकाबिल की नाक की तवज्जो की थी, इसकी मजरूब नाक से भल भल बहने वाले खून ने इसके चेहरे को खौफनाक बना दिया था। मगर परवेज़ मिसले आतिशफिशा भबक रहा था। अपने दुश्मन दिलदार के इन दोनों गुंडों की हैसियत इसके सामने अदना चेनों से बढ़कर ना थी। लिहाजा जैसे ही वो दोनों गुंडे परवेज़ को बिछाड़ने की इसकी तरफ लपके, परवेज़ ने एक की गर्दन अपने हाथों के शिकंजे में जकड़ ली और उसे घुमाकर दूसरे मद्दे मुकाबिल पर दे मारा। मगर दूसरा भी काया था। इसने खुद को बचाते हुए सूरत खोसा परवेज़ के जबड़े पर रसीद कर दिया। चंद के लिए परवेज़ का दिमाग झंझना सा गया। तब इसके अंदर जैसे लावा उबल पड़ा। इसने दूसरे मद्दे मुकाबिल की इस मुहम्मदियों का मज़ा चिखाने के लिए इसके पेट पर लात रसीद कर दी। मद्दे मुकाबिल के हलक से अजियतनाक चीखें बुलंद हो गईं और वो फर्श पर पड़ा मारे दर्द के ईंटने लगा। पहले वाले ने मैदान छोड़कर भागना चाहा तो परवेज़ ने इसे दबोच लिया। ठीक इसी वक्त गोली चलने की आवाज़ आई। परवेज़ गोली की जानलेवा झपक पहले बिल्कुल अपने चेहरे के करीब से गुजरते महसूस हुई। वो जरा ठिठक गया। सामने दिलदार हाथ में एक खौफनाक से टीटी पिस्तौल पकड़े इसकी जानिब कहर आलूद नजरों से घूर रहा था। परवेज़ ने फौरन अपने मुकाबिल और इसके भगोड़े गुर्गे को झपट कर अपनी ढाल बना लिया। परवेज़ मेरे साथी को छोड़ दे वरना तेरी लाश इधर नजर भी नहीं आएगी। दिलदार खूंखार लहजे में परवेज़ को घूरते हुए बोला। परवेज़ इसकी आंखों में आंखें डालकर गरजदार लहजे में बोला, सूअर के बच्चे, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। तूने मेरे घर कदम रखने की जुर्रत कैसे की? इसकी बात सुनकर दिलदार के बदहैयत होंठों पर मुकरू हंसी उबली और वो टीटी पिस्तौल वाला हाथ लहराते हुए चंद कदम आगे बढ़ा और इस्तेहज़ाया लहजे में बोला, तेरे सर पर अपनी नैने वाली बीबी का कुछ ज़्यादा ही इश्क सवार हो गया था कि तू हमें भूल गया। बकवास बंद कर कुत्ते वरना। परवेज़ जहरनाक लहजे में मुश्तिल होकर चिल्लाया और फिर अगले लम्हे इसने अपनी गिरफ्त में जकड़े
दिलदार के गुमाश्ते को उस पर उछाल दिया और साथ ही खुद भी बिजली की तरह हरकत में आया और दिलदार पर छलांग लगा दी। परवेज दिलदार को अपने साथ रगेदता हुआ कुर्सियों और मेज़ों से उलझता हुआ फर्श पर गिरा। साथ ही दिलदार के हाथ से पिस्तौल भी निकलकर दूर फिसलता चला गया। दिलदार ने कमर के बल जमीन पर गिरते ही अपने दोनों घुटने सिकुड़कर परवेज के पेट पर जमाए और उसे दूर उछाल दिया और फुर्ती के साथ खड़े होते इसने करीब धरी कुर्सी उठा ली। उधर परवेज ने जैसे ही खड़े होने की कोशिश की, दिलदार ने ताक कर कुर्सी के सर पर दे मारी। परवेज को अपना सर चटकता महसूस हुआ और एक सानी के लिए इसकी आंखों के सामने तुरमुरे से नाच गए। दिलदार इसे संभलने का मौका दिए बगैर वहशी दरिंदे की तरह इस पर गिर पड़ा और परवेज के चेहरे पर घोंसों की बारिश कर दी। परवेज का निचला होंठ फट गया और फिर जैसे इसने अपने खून का जायका चखा तो अपनी सारी तकलीफ भूल गया। उसकी रगों में खून लावे की तरह गर्दिश करने लगा। वो गुर्राता हुआ दिलदार के साथ लिपट गया। बड़ी फुर्ती के साथ इसने अपनी दाहिनी टांग का घुटना इसके पेट पर रसीद कर दिया। ये वार दिलदार के लिए ज़रबे शदीद साबित हुआ। इसके हलक से बैल जैसी डकाहट उभरी तो परवेज ने इसे समझने का मौका दिए बगैर इसकी नाक पर भी टक्कर रसीद कर दी। ये इसका मखसूस वार था क्योंकि जिस अंदाज से अपने मद्दे मुकाबिल की नाक पर सर की टक्कर रसीद करता था, इसमें इसकी नाक का बांसा सिरक कर मद्दे मुकाबिल का चेहरा ही बिगाड़ देता था और साथ ही ना ख़त्म होने वाला खून का परनाला जारी हो जाता। अपने इस मखसूस वार से थोड़ी देर पहले ही वो दिलदार के गुमाश्ते को लंबा लिटा चुका था, मगर दिलदार परवेज की तोक़ों के बरखिलाफ सख्त जान साबित हुआ। वो अपनी मजरूब नाक की परवाह किए बगैर वहशाना अंदाज में गुर्राते हुए परवेज को आगे की तरफ धकेलता चला गया और परवेज की कमर एक मेज़ के कोने से जा टकराई। परवेज के अलग से तकलीफ की शिद्दत से किराह खारिज हो गई। इस लम्हा भर को बेबस पाकर दिलदार इससे अलग हो गया। इस असरा में दिलदार के दूसरे 4-5 डशकरे भी वहाँ जाने कहाँ से अचानक नमूदार होकर इसकी मदद को आ गए और दिलदार का इशारा पाते इन सब ने मिलकर परवेज को दबोच लिया और इस पर लातों मुक्कों की बारिश कर दी। परवेज निढाल होकर बेदम सा फर्श पर गिर गया। इसका दिमाग माउफ होने लगा था। मोअज़्ज़िज़ सामीन व नाज़रीन, ये दास्तान अभी जारी है।